12 लाख रुपए में नो टैक्स? क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता यार, पहले हमको टैक्स पे करते हैं। अरे, आप एक बार चेक चेक कर भाई, शायद तक होता होगा, नहीं होता होगा। कहीं सुनने में आ रहा था कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। हम्म, पता नहीं, शायद तक लगता हो, नहीं लगता हो। नहीं लगता हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, पैसा बच जाएगा इतना टैक्स। वो पैसा अपन एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे यार, टेंशन फ्री रहेंगे। तो चल रहेंगे इस चीज में। तो चलो एक काम करते हैं। मैंने कहीं वीडियो देखा था और कहीं सुना था, एक सर हैं अश्वनी नाम के। वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताते रहते हैं कि टैक्स के बारे में या फाइनेंस के बारे में, उनसे जाकर पूछते हैं। तो चलिए जाकर उनके चैनल में देखते हैं। तो हेलो दोस्तों। तो ये आ, जैसे कि वो पर्सन का डाउट था, तो वो डाउट को मैं अभी इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो आज मैं डिस्कस करता हूँ इनकम टैक्स के बारे में, और जो भी 12 लाख का डाउट था उनका, उस पर्सन का, तो उसको भी क्लैरिफाई करता हूँ। तो लेट स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू कर रहे हैं इनकम टैक्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें बहुत सारी चीज आएंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम इनकम टैक्स बेसिक्स पढ़ेंगे, पूरा इनकम टैक्स शुरुआत से, जब 1961 से जब आया था अब तक का डिटेल में पूरा पूरा पढ़ेंगे। क्या बदलाव हुए उसमें, क्या चीज, क्या टैक्स कैलकुलेशंस, क्या क्या चीज थे उसकी चीज के, वो पढ़ाई करेंगे। ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम के बारे में, वो क्या होता है, मैं अभी आऊँगा। वो जो मैंने 12 लाख की बात करी थी, उसी से रिलेटेड है वो मैंने इसलिए हिंट देने के लिए आपको शुरुआत में बताया था। किस तरह के डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शंस मतलब जैसे 194C 194J, अलग अलग 2% 10% अलग टाइप के डिडक्शंस होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टीडीएस के बारे में, वही जो सेक्शंस बताया था उसी को टीडीएस कहते हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल बात कर चुकी पुराने लेक्चर्स में। और रिटर्न फाइलिंग के लिए जीएसटी फाइलिंग होती है, रजिस्टर 1 रजिस्टर 3 भी फाइलिंग होती है, वैसे ही टीडीएस फाइलिंग भी होती है। एडवांस टैक्स की बात करेंगे और नोटिस की बात करेंगे, जो इनकम टैक्स नोटिस का आप सुनते हैं उसके बारे में क्या होता है वो सब कुछ। जीरो से एक्सपर्ट लेवल तक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे अपन आज। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सही बात है, आप कोई भी हो, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आज मैं डिस्कस करूंगा, डिटेल, वो भी डिटेल में। और सबसे बातें से हमारा सिंपल लैंग्वेज, तो आपको लॉ लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा। कोई भी अगर डाउट हो आपको, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल सब बहुत सिंपल लैंग्वेज कोशिश करूंगा समझाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता क्या है। इनकम टैक्स का मतलब सिंपल से होता है कि इनकम पे टैक्स पे करना। क्या आपने सही सुना? हम्म, सही सुना है। टेंशन मत लीजिए, आपने सही सुना है, क्योंकि अपन जिसको नॉलेज नहीं है फाइनेंस की या कोई भी चीज की, तो वो बात कैसे ऐसी करता है। जैसे उस दिन मैं हंसी जाकर बैलेंस शीट, मतलब शीट को बैलेंस करना, क्या वो गलत था। बट यहाँ पर तुक्का सही निकल गया अपन का। कभी कभार तुक्का भी सही निकलता है कि इनकम पे टैक्स पे करना को इनकम टैक्स बोला जाता है। सिंपल सी बात है। तो अगर आप उसको, मतलब क्या होता है सर? सिंपल बात है, अगर आप इन कोई भी पैसा कमा रहे हैं, इनकम आ रही है आपकी, उस पर जो टैक्स पे कर रहे हैं, उसको इनकम टैक्स बोला जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, जैसे आप या मैं, कोई भी सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, तो वो होता क्या है कि सैलरीड अगर एम्प्लॉयज हैं, हमने काम किया एक मंथ में, फॉर एग्जांपल अभी क्या है, मार्च चल रहा है ना, फरवरी मंथ में काम किया। उसके बाद एम्प्लॉयर जो हमको सैलरी देगा, तो अगर हम एक लिमिट क्रॉस होती है, एक चार्ट रहता है इनकम टैक्स स्लैब्स का, अगर वो क्रॉस होता है सैलरी का, तो उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट टीडीएस का, इनकम टैक्स का डिडक्ट होता है, और डिडक्ट कर कर एम्प्लॉयर जो रहता है हमको, मतलब एम्प्लॉय को, वो पेमेंट कर देता है। सेम चीज अगर आप बिजनेस कर रहे हैं,
या प्रोफेशन में, प्रोफेशन मतलब कोई कंसल्टेंसी फर्म है, कंसल्टेंट है किसी कंपनी में, तो भी आपका क्या रहता है कि इनकम आ रही है, तो आपको वहां पर तो कोई, आप खुद ओनर है वहां पर, या फ्रीलांसर भी तो खुद ही एक प्रकार से ओनर टाइप से एक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको खुद से इनकम टैक्स को पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती है कि ताकि वो चीज जो आपने पे करा है वो डिटेल्स को अपलोड करना पोर्टल में, उसको ही रिटर्न फाइलिंग कहते हैं, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो। हम्म। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि जैसे बोलते गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, गवर्नमेंट टैक्स डिफरेंट चीज के लेती है, रोड्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, स्कूल्स हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक वेलफेयर हो गया। तो अब कहीं आपके दिमाग में जैसे रोड बनाना, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल, डिफेंस, सर ये क्यों? अब ऑब्वियस बात है, अगर आप रोड में आप बाहर, घर से बाहर निकलेंगे तो कहीं चलेंगे ना। तो आप ऊबड़ खाबड़ जगह में तो चलेंगे नहीं, आपको रोड्स हो गए, हाईवेज हो गए, अच्छी चीज चाहिए, तो उस वही चीज बनाने के लिए, उसी को रोड्स कहते हैं, हाईवेज कहते हैं, वो स्मूथ ऊबड़ खाबड़ जगह को पूरा मरम्मत करके अच्छे से सीमेंटेड बनाना, उसको रोड्स कहते हैं। वही चीज गवर्नमेंट बनाती है, बट बात है गवर्नमेंट में पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट को ऊपर से छप्पर फाड़ करे, भगवान तो देंगे नहीं पैसा। तो क्या करती है गवर्नमेंट, हमसे जो इनकम टैक्स लेती है उसी से वो रोड्स बनाती है, ताकि हम स्मूथली अपनी कार, साइकिल, बाइक, जो भी गाड़ियां हैं, या बिजनेस हो या नॉन बिजनेस पर्पज के लिए, हैं, हम रोड में इजीली जा सकें स्मूथली, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो, बट हमको वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है, मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो चलो ठीक है, प्राइवेट वाले बना दिए, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मान लीजिए बहुत सारे लोग इस तरह के भी होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में पे करने के लिए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है जिसमें बहुत मिनिमम फीस रहती है, कभी कभार कुछ कुछ फीस फ्री भी रहती है, तो आप जाकर वहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट अगर बिलो पॉवर्टी लाइन में हो या बहुत कम सैलरी है, लोअर मिडिल क्लास में हो, तो एक आयुष्मान कार्ड का हेल्थ इंश्योरेंस भी देती है 5 लाख तक, उसमें आप इलाज करा सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर भी करा सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाकर करा सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है, क्योंकि आप टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट भी आपको ये सब फैसिलिटीज देती है ताकि आपको थोड़ा रिलीफ मिल सके। स्कूल्स बनवाती गवर्नमेंट, स्कूल्स बनाती है, जैसे प्राइवेट स्कूल की फीस कभी कभी महंगी रहती है, तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि ऑब्वियसली सबका, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि पढ़ाने का स्ट्रक्चर अच्छा है बुरा है कुछ भी हो, बट बात है कोई अगर लोअर मिडिल क्लास की बात करो, वो अगर प्राइवेट की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, स्टिल उसको पढ़ने का अधिकार तो है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स बनाती है ताकि वो फ्री, बहुत कम पैसों में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर सकते, क्योंकि जिसको पढ़ना रहता है वो चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, कहीं पर भी पढ़कर भी बहुत अच्छा इंसान बन सकता है, बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। क्योंकि आजकल तो इंटरनेट में भी इतनी फैसिलिटी है कि हम स्कूल्स पढ़कर इंटरनेट से भी अगर पढ़ाई कर ले ना, तो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, और वो जो नॉलेज है उसको शेयर कर कर या उसको यूज कर हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट बात है पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि बेसिक अगर नहीं क्लियर रहेगा तो हम यहाँ तक करेंगे क्या? भले अपन कहें कि स्कूल्स में जो पढ़ाया है अभी यूज नहीं हो रहा है, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है 100%। आपकी वो जो डिसिप्लिन रहता है, डिसिप्लिन मतलब क्या, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आज मैंने काम किया, बहुत थका था, आज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, सच्चाई बताऊं, बहुत ज़्यादा, बट स्टिल मुझे लगा कि नहीं, आप लोग मेरा वेट कर रहे होंगे इस वीडियो का, तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस ये डिसिप्लिन कहाँ से आया? वो स्कूल से ही आया, सुबह 7 बजे उठना, स्कूल से कॉलेजेस से 7 बजे उठकर देखो तैयारी करना, ड्रेसेस पहनना, सब कुछ, नहा धोकर स्कूल जाना, अगर लेट भी हो जाते थे तो स्कूल के 10 चक्कर लगवाते थे टीचर्स, वो हमको डिसिप्लिन में रखने जाते थे, उनको पता था कि आगे फ्यूचर में जब जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे यही बच्चे, तो अगर उनको डिसिप्लिन सिखाया गया, तो जब वो टायर्ड फील करेंगे कोई भी चीज़ के लिए ना, तो
अगर वो काम कर भी ले किसी तरह भी, अगर उनको एडिशनली कुछ करना हो, जैसे मैं आज ये सब कर रहा हूँ, एडिशनल भी कुछ करना हो तो नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि वो एक्सक्यूज देंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो ही आप ये सब चीज कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये सब एक मनुस्मृति बोला जाता है ना, कि अपने मन को समझा देना है, कि ये दिमाग को बोल देना कि नहीं मुझे करना है तो करना है। सिर्फ सेकंड्स लगते हैं इतना बोलने में, अगर मैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। मैं सबको यही बोलूंगा कि अगर आपको आलस आ भी रहा है कोई भी चीज को, अपने आप से बात करिए, पानी पीजिए, मुंह धोइए और वो काम करिए, क्योंकि थकावट कुछ देर की रहती है, बट रिग्रेट फिर रहता है कि काश मैं थोड़ा सा अपने आप को बोल दिया होता और वो कर लिया होता। सेम चीज अभी मैंने खुद करी, इसलिए मैं आपके सामने बैठ वीडियो बना रहा हूँ। आपको बड़े लग ना रहा हो, आई एम वेरी टायर्ड, बट स्टिल वो पैशन होता है कि करना है कि नहीं, मुझे जो भी मैं पढ़ाई करता हूँ उस चीज को मुझे शेयर करना है आप लोगों के थ्रू, जिससे मेरा भी बेनिफिट हो सके। मेरा बेनिफिट क्या, कि मेरी जो नॉलेज है उसको, जब कहते हैं ना कि जब पढ़ाते हैं और जब उसको शेयर करते हैं तो नॉलेज इंक्रीज होती है, खुद की भी नॉलेज इंक्रीज हो, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो मेरी भी, और सेकेंड चीज है कि आप लोग का भी नॉलेज इंक्रीज हो। अगर अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे, उस कमेंट से देखो, मैं अगर पढ़ूंगा तो मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। एटलीस्ट नॉलेज शेयरिंग, ये सब बकवास बातें होती हैं कि अपनी नॉलेज को अपने पास रखना नहीं। जो स्मार्ट इंसान होता है वो सिंपल सी एक चीज रहता है कि नॉलेज जो भी है उसको शेयर करना दूसरों तक, ताकि वो नॉलेज बढ़ सके, तभी खुद भी ग्रो हो सके और सामने वाले ग्रो सके। तो मेरा तो इंटेंशन यही है कि सबको, आप भी ग्रो होइए, मैं भी ग्रो होइए। चलिए वापस से आते हैं पॉइंट में, जो अपन डिस्कस कर रहे थे। डिफेंस के लिए बात करें तो डिफेंस के लिए, डिफेंस मतलब जैसे अब मान लीजिए अभी अभी आप देख रहे होंगे वॉर्स हो रहे हैं कंट्रीज में, मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी, बट बात है कि वॉर कैसे हो पा रहे हैं। जो भी मशीन गन्स होती हैं, और सेकंड चीज जितने भी वह टैंक्स होते हैं, ये सब अपने आप से तो नहीं आते ना, ये सब को बनाने के लिए पैसा लगता है। तो ये सब पैसा जो लगता है, ये भी हम लोग जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसी टैक्स से गवर्नमेंट चीज बनवाती है, जब प्राइवेट के थ्रू या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के थ्रू ही ये सब चीजें बनवाती है। कोई फाइटर जेट्स हो गए, जैसे राफेल हो गए, या फिर अदर फाइटर जेट्स हो गए, कुछ कुछ चीजें बाहर से मंगवाने के लिए पैसा लगता है। वो पैसा कहाँ से आएगा, वो टैक्स का ही पैसा है ना। क्योंकि ये भी जरूरी है, अगर आप कितनी मेहनत कर लीजिए, आप कंट्री सेफ नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। तो इसलिए टैक्स पे करना जरूरी होता है, ताकि गवर्नमेंट उस चीज को हेल्प होता है। क्योंकि अभी कुछ हो नहीं रहा है, हमारी कंट्री में शांति है, तो ही मैं ये कर पा रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हैं, आप लोग भी कुछ, कई लोग रील्स बना पा रहे हैं, कई लोग लॉन्ग वीडियोस बनाकर, कई लोग जॉब कर पा रहे, बिजनेस कर पा रहे हैं। अगर शांति नहीं रहेगी, अटैक्स होंगे कुछ, तो वो कर नहीं पाया कोई भी, मुश्किल होगा। इसीलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पुलिस के लिए भी होता है, पुलिस को नई नई सर्विस देना, पुलिस को ट्रेन करने का के लिए पैसे लगते हैं, उनको डेवलपमेंट करना उनको, क्योंकि जैसे अभी साइबर क्राइम में बढ़ रहे हैं, तो उनको ट्रेन करना उस लेवल पे, ताकि वो साइबर जो अपराधी रहते हैं उनके बराबरी पर जाकर एक और उनका दिमाग लगा सकें, टेक्नोलॉजी का यूज कर कर पैसा सेव कर सकें। तो ये सब के लिए पैसे लगते हैं, तो ये भी टैक्स से ही आता है। जो टैक्स हमसे लेते हैं उसी पैसा को यहाँ पर लगाया जाता है। इसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने बोला था कि वही रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स में बनाना, हाईवेज बनाना, पुल बनाना, जितने भी ये सब चीजें के लिए, और पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स जो रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कीम्स, आप जाकर चेक भी कर सकते गूगल में, बीच में डिस्कस नहीं करूंगा। तो स्कीम्स जो निकालती है उसके लिए भी हमारा टैक्स का पैसा लगता है। इन शॉर्ट, अगर सिंपल वर्ड है, पब्लिक का पैसा ही यूज करके पब्लिक के वेलफेयर में लगाना, वो इसका उद्देश्य रहता है। इंडिया में इनकम टैक्स कौन लाता है? इंडिया में इनकम टैक्स आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है जो ये चीज को रेगुलेट करता है, जो 1961 में आया था। वो
कलेक्ट करता है इनकम टैक्स, जितने भी हम टैक्स पे करते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है और इसके हेड होता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये हेड होता है इसका इनकम टैक्स का, जो रेगुलेट करता है और जो चेक करता है कि सबको जो भी टैक्सेस आ रहे हैं, जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है क्लियर। क्योंकि जो हायर गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटी थी वो बिलीव नहीं करती, भले उसने डिफरेंट कर दिया कि अगर एक हेड बना दिया उसके ऊपर सुपर हेड बनाकर देते हैं ताकि वो काम जो कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको भी चेक कर सके कि वो भी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए सीबीडीटी भी होता है। इनकम टैक्स लॉ का नाम के बारे में चलिए बात करते हैं। इंडिया में जो लॉ इनकम टैक्स को कंट्रोल करता है उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक्ट 1967 में बना था और तब से कंटिन्यूसली अपडेट होता जा रहा है। अभी रिसेंटली ऐसी भी न्यूज आ रही थी कि पुराना जो इनकम टैक्स 1961 है वो चेंज होकर इनकम टैक्स 2025 अपडेट हो चुका है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने अभी क्यों बताया कि जैसे अभी बोला था ना कि वो डायरेक्ट कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है, तो इसलिए मैंने बताया उसके बारे में। और हर साल बजट्स में चेंजेस आते हैं। 2026 में भी टैक्स रूल्स फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहे हैं। जैसे मैं अभी बताया कि 2025 चेंजेस हो रहे हैं, तो वही उसी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। कौन कौन इनकम टैक्स पे करता है, आपके मन में डाउट होता होगा इनकम टैक्स कौन कौन पे करता है। पहले होते हैं इंडिविजुअल पर्सन होते हैं। इंडिविजुअल पर्सन मतलब जैसे मैं आप हो गए जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, या कोई फ्रीलांसर टाइप से हैं, फ्रीलांसर्स कंसल्टेंट्स होते हैं, उन लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब अगर आप 5 से 10 मेंबर्स हैं हिंदू फैमिली, हिंदू मेंबर्स है घर में, वो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाता है। उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे के लेक्चर्स में। पार्टनरशिप फॉर्म्स होता है। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर मैं बहुत ग्राउंड लेवल की बात करूँ, एक साड़ी की शॉप है, तो अगर उसमें अगर एक ओनर है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाएगा। बट वही साड़ी की शॉप में अगर 2 ओनर आ गए, एक पर्सन और आ गया, तो वो 2 लोग हो गए, वो पार्टनरशिप हो गई। पार्टनरशिप कैसे भी हो सकती है, 50-50 हो सकती है, 40-50, डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट है। तो अगर एक से ज्यादा लोग हैं, 2, 3, 4 जितने भी हैं, तो उसको पार्टनरशिप कहा जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जो टैक्स देने वाले लोग जो रहते हैं वो कंपनी होती है। कंपनी में जहां अपन काम करते हैं, तो लोग कंपनीज भी इनकम टैक्स पे करती है। उसके बाद एलएलपी होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है। उसके बाद ट्रस्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो उन लोग भी टैक्स पे करते हैं। अब इसमें डिस्कस करते हैं रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट। इनकम टैक्स में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। ये डिसाइड करता है आपको इंडिया में किस इनकम पर टैक्स देना है। हम्म, मतलब क्या है सर इसका, समझा नहीं। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब आप एक पर्टिकुलर ईयर्स तक अगर एक कंट्रीज में रहे हैं, बॉर्न हुए हैं या एक पर्टिकुलर ईयर्स तक रहे हैं, उसके हिसाब से देखा जाता है कि आप रेसिडेंट हैं या फिर नॉन रेसिडेंट हैं। देखिए ऐसा नहीं हुआ कि आप मान लीजिए कोई दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोई एक्सपेक्टेड कंट्रीज में रह रहे हैं, एक अचानक से यहाँ पर आए देंगे और 10 दिन रुके और बोले कि देखो मैं रेसिडेंट हूँ और गवर्नमेंट बोली आपको टैक्स पे करना है। ऐसा नहीं होता। आपको अगर आप बाहर रह रहे हैं, बाहर के हैं, बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम छोटे पीरियड के लिए है, तो फिर रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। एक पर्टिकुलर ईयर्स तक अगर हैं तो ही आपको रेसिडेंट माना जाएगा। तो अभी अपने रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। रेसिडेंट भी 3 प्रकार के होते हैं। रेसिडेंट होता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट होता है। रेसिडेंट का रूल क्या होता है, जैसे मैं अभी डिस्कस किया था कि कोई पर्टिकुलर डेज के लिए, मंथ या ईयर के लिए अगर कोई रह गया तो उसको रेसिडेंट बोला। वैसे नॉर्मल रेसिडेंट की बात किया जाए तो अगर जो 182 डेज या उससे ज्यादा कोई रहता है तो उसको कहा जाता है वो रेसिडेंट है उस कंट्री का। 182 डेज मतलब कितना होता है, 182 डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मंथ में अगर 30 डेज होते हैं तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल राहुल इंडिया में पूरे साल रहता है तो उसको रेसिडेंट बोलेंगे। कैसे मतलब? तो जस्ट फॉर एग्जांपल, चलिए वापस आते हैं। तो मैं कहाँ पर था? इसमें मतलब राहुल अगर पूरे साल इंडिया में रहता है तो उसको रेसिडेंट बोला जाएगा। मतलब सर देखिए, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। मैंने क्या बोला था? 182 डेज। अगर वो 182 डेज राहुल या कोई पर्सन अगर रह गया, राहुल एक जस्ट एग्जांपल है, तो अगर राहुल रह गया 182 डेज तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। तो ऑब्वियस बात है, अगर 182 डेज या उससे ऊपर भी रह गया तो वो भी रेसिडेंट कहलाएगा। तो अगर वो एक साल रह गया तो रेसिडेंट कहलाएगा। मिनिमम 182 डेज या रहना ही चाहिए। उससे ऊपर रहेगा तो भी रेसिडेंट, बट 182 डेज मिनिमम रहना ही चाहिए रेसिडेंट के लिए। नॉन रेजिडेंट की बात करूं, जैसे मैंने बोला था कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो बाहर कंट्रीज में रहता है, बट वो सिर्फ 10-15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के लिए अगर आया है, तो क्या वो रेसिडेंट रहेगा? नहीं। अगर कोई मान लीजिए कोई दुबई में रह रहा है, कहीं पर डिफरेंट कंट्रीज में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वहां से वो 30 दिन के लिए यहाँ आता है, तो उसको नॉन रेसिडेंट बोला जाएगा। नॉन रेसिडेंट। ठीक है। रेसिडेंट जो होता है 182 डेज मिनिमम रहता है, और नॉन रेसिडेंट होता है जो बाहर रहता है और सिर्फ 30 दिन इंडिया में आकर रहता है। इंडिया में, मैं दूसरी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर वो कहीं पर भी रहे, इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स इंडिया में होता है, बाकी जगह नहीं होता। तो अगर 30 डेज रह जाता है तो उसको नॉन रेसिडेंट बोला जाता है। हम्म। अब डिस्कस करते हैं इनकम के टाइप्स क्या होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनकम्स जो होती है उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इनकम के 5 हेड होते हैं। जैसे पहली होती है सैलरी इनकम होती है। सैलरी इनकम पता ही है, जो भी सैलरी अपन को मिलती है उसमें से टैक्स जो कटता है, हाँ, वो टीडीएस जो कटता है, तो वो हम पे करते हैं। बट जो पैसा कट कर या नहीं कट कर जो भी पैसा मिलता है हमको, पैसा मान लीजिए अगर आप स्लैब में नहीं आ रहे हैं तो नहीं कटेगा पैसा, जीरो इनकम टैक्स आएगा। और अगर स्लैब में आ रहे हैं इनकम टैक्स स्लैब के, तो आपका पर्टिकुलर टैक्स कटेगा। और जो भी एट लास्ट दोनों केसेस में पैसा मिलेगा तो हमारी सैलरी इनकम आएगी, क्योंकि मैं इनकम हुई, वो पैसा हमारे अकाउंट में आया, तो हमारी सैलरी इनकम रहती है। ये इनकम टैक्स के 5 टाइप्स होते हैं, तो उसमें पहला टाइप सैलरी इनकम रहती है। हम्म। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैलरी इनकम में भी रहते हैं। जैसे होता है कि सैलरी तो बता ही चुका हूँ, कोई बोनसेस अगर आपको कंपनी से मिल रहे हैं तो वो बोनसेस भी अ, उसका एक पार्ट रहता है सैलरी इनकम का। क्योंकि अगर बोनसेस मिलाकर भी, क्योंकि इनकम इनकम होती है, जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, अगर हम एक अकाउंट में ही पैसा ले रहे हैं कंपनी से, चाहे वो बोनस मिले कुछ भी मिले, जब बोनस हो गए, अलाउंसेस हो गए, कुछ रहना, ये सब चीजें एडिशनल जो भी मिले, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कंपनी से, सब कुछ आपके ही अकाउंट में आ रहे हैं, तो सब में इनकम टैक्स कटेगा अगर आप वो स्लैब में आ रहे हो। ऐसा नहीं हुआ कि अगर मैं बोल दूं कि अ, कोई एक कंपनी, आप गए इंटरव्यू देने, आपको एक सीटीसी मिली, इतना सैलरी आपको डिडक्ट होगा, देखो आपको इतना पीएफ पीटी कटेगा, हाँ, और बाकी पैसा मिल जाएगा, और इनकम टैक्स कटेगा ना तो वो डिडक्ट होकर मिल जाएगा। और अगर आपने कमाया है, कोई कुछ भी अगर एक्स्ट्रा बिजनेस करा है, मतलब आप सेल्स डिपार्टमेंट में, तो आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे इतने। तो कभी भी ये नहीं, इस तरह का इनकम टैक्स इस तरह नहीं सोचते, गवर्नमेंट इस तरह नहीं सोचती कि आपको जो फिक्स सैलरी है उसमें ही इनकम टैक्स काटेगा। उनके लिए फिक्स सैलरी वेरिएबल सैलरी से मतलब नहीं है, उनके लिए इनकम मीन्स इनकम होती है। इसीलिए सैलरी इनकम में ये सब पार्ट होते हैं कि सैलरी, बोनस, अलाउंसेस, इंसेंटिव्स, जो भी चीजें रहती हैं, सब कुछ मिलाकर जो भी इनकम बनती है, अगर वो स्लैब में आ रही है इनकम टैक्स स्लैब्स में, तो उसमें से इनकम टैक्स कटेगा। सिंपल। उनको इधर उधर की बातों से मतलब नहीं है, उनको टोटल इनकम से मतलब है, अगर सैलरी इनकम की बात करूं।
हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए राहुल या सुनील, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, या कोई एक्सवाइजेड पर्सन है, उसका खुद का घर है, उसके मान लो एक घर है और दूसरा एक और घर है कोई। हम्म, वो एक घर में खुद रह रहा है अपनी फैमिली के साथ, दूसरा घर खाली पड़ा है। उसने एक दिन सोचा कि यार अगर वो घर रहेगा तो फालतू का उसमें गंदगी होगी, कीड़े मकोड़े आएंगे, डेप्रिशिएट होगा, वो खराबी कीड़े खराबी हो जाएगी। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर तुम कोई रहोगे नहीं वहाँ पर, पूरा उसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगता है, और तुम अगर बार बार नहीं जा रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीज प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, दीवारें खराब होने लगती हैं, सब कुछ। तो एक काम करते हैं, उसको रेंट में दे देते हैं। तो रेंट से फायदा ही क्या होगा, एक तो लोग जो भी रहेगा वो मेंटेन करके रखेंगे अच्छे से, हर चीज साफ सफाई करके रखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें से, उनके मेंटेनेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड चीज, उससे पैसा भी आ रहा होगा, तो जो पैसा आ रहा होगा है ना, वो भी हमारी इनकम रहती है। इनकम किसके अंदर से, हाउस प्रॉपर्टी इनकम से के नाम से होती है। क्योंकि रेंट, हमने अपना घर कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए किसी को दिया है रहने के लिए, तो वो लोग उसके बदले कुछ पैसा देते हैं। पैसा देते हैं तो वो हमारी इनकम ही है, हमारे अकाउंट में ही आ रही है। अगर हमारे अकाउंट में आ रही है, और अगर एक वो स्लैब के अंदर आ रही है, पर्टिकुलर स्लैब्स में, तो हमको पे करना ही पड़ेगा वो अमाउंट। बट वो स्लैब में आ रही है नहीं आ रही है वो बात की बात है। हम जब इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं तो उसमें सैलरी इनकम रहती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहती है, जिसको हाउस प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, ऐसे डिफरेंट है। आपको वाला अमाउंट डालना पड़ता है कितना इनकम आ रही है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, वो ऑलरेडी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करती है, आपको दिमाग लगाना नहीं है। क्योंकि अगर आप दिमाग लगाएंगे तो फिर आपको नोटिस आएगा, फिर आपका हेडेक है। आपको दिमाग, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे, क्योंकि आपको हेयर एंड देयर देना ही है। आपको ये चाहिए कि आपको पेनल्टी भी लगे, नोटिस आए, आपका हेडेक हो, इससे अच्छा है कि आप सही चीज दें, इंफॉर्मेशन दें। क्योंकि इनकम टैक्स फाइलिंग के बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं, मैं आगे चलकर बताऊंगा। एक बेनिफिट्स मैं आपको बता ही देता हूँ। अभी क्या हुआ रिसेंटली, जैसे मेरी इनकम तो मैं रिवील नहीं करूंगा, बट वो एक टैक्स स्लैब के लिमिट में ही आती है, तो मेरा कोई टैक्स नहीं लगता, जीरो टैक्स लगता है। तो हुआ, बट हुआ क्या कि मेरा सिंपल से है कि मेरा टैक्स हो ना हो, मैं खुद फाइनेंस स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि निल रिटर्न फाइलिंग करना ही चाहिए, तो मैं हर साल निल रिटर्न फाइलिंग करता हूँ। बट क्या हुआ था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तक, क्या था कि बहुत सिंपल था फाइलिंग करना, जस्ट नेक्स्ट 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 करो। कुछ कुछ चीज़ें कहाँ पर करना रहता है तो वो मैं गूगल से देख लेता था अपडेटेड चीज़ें, और मैं कर देता था। सब कुछ अच्छे से निल रिटर्न फाइलिंग रहता था, और मैं मैसेज भी आता कि आपकी फाइलिंग हो चुकी है। जस्ट वन सेकेंड है। आप लोग बीच में पानी पी लीजिएगा, आप पॉज करो, फिर से देख सकते हैं। तो तो हुआ क्या कि इस बार जब मैंने रिटर्न फाइलिंग कर रहा था, तो मैंने सुना था कि बहुत टफ कर दिया गवर्नमेंट ने फाइलिंग को। मतलब टफ मतलब क्या है कि डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप नहीं कर सकते, हर चीज की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। अगर आप बोल रहे हैं कि आपने जीरो टैक्स है, तो आपको पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी, एक एक चीज। और कुछ कुछ फॉर्म्स भी रहते हैं, उसको भी देखो आप जाकर वेबसाइट से ही कुछ मिनटों में डाउनलोड कर कर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत रहेगी तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप सोच समझ करें। तो मुझे एटलीस्ट 3 दिन लग गए थे, 3 दिन लग गए थे निल रिटर्न फाइलिंग कर। मैंने मुझे लगता है कि मैं खुद फाइनेंस स्टूडेंट हूँ, मुझे बेसिक्स तो पता है, कॉम्प्लिकेट चीज नहीं भी पता तो मैंने कहा कोई इशू नहीं ना, अब तो चैट जीपीटी है, गूगल था ही, चैट जीपीटी बहुत इजी वे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कैसे फाइलिंग करनी है। तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज पूछा उससे, तो वो एक एक स्टेप बता दे धीरे धीरे करके, पर फिर भी मुझे बहुत दिक्कत होती चैट जीपीटी की हेल्प के बाद भी। किसी ना किसी तरह पहले दिन नहीं बना, दूसरे दिन का, तीसरे दिन फाइनली हो गया। उसमें एक ऑप्शन था टीसीएस का,
इसको टैक्स कलेक्टेड सोर्स कहते हैं। उसमें भी अमाउंट है, ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा था। मैंने पढ़ा था उसके बारे में, मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। और पर मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैं नेक्स्ट करा फाइनली, और रिटर्न फाइलिंग हो गई। उसमें कोई एट लास्ट जीरो टैक्स ही शो कर रहा था, कोई टैक्स नहीं पे करना था। फाइलिंग हो गई, मुझे मैसेज भी आ गया कि वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई होकर एक फाइनल मैसेज आके आपका इनकम टैक्स फाइल हो चुका है। सब कुछ, इसका मतलब गवर्नमेंट ने अच्छे से चेक करके देखो, वेरीफाई कर कर कंफर्म कर दिया कि जो भी मैंने काम किया है ना वो सब कुछ सही है, और जो भी डिटेल्स अपलोड करें इनकम टैक्स में। बट सडनली जब मैं देखा कि मुझे 11 अप्रॉक्स समथिंग 11 to 15 के थाउजेंड के बीच में कुछ अमाउंट रिसीव हुआ। पहले तो मैं डर गया, क्योंकि आजकल स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। तो कभी कभार होता है कि रॉन्ग मैसेज, कोई खाली मैसेज भेज देता है आपके अकाउंट से पैसा निकालने के लिए। तो हुआ क्या कि मैं डर गया, मैंने सोचा कि अब पता नहीं यार उसको, मैं सुना था कि अगर एकदम से जाकर यूपीआई चेक कर लो तो पैसा निकल जाता। तो मैंने क्या किया, 8-9 घंटे तो पैसे ही चेक ही नहीं हुए। अब 8-9 घंटे को ऑलमोस्ट वो शाम का समय था। नेक्स्ट दिन जब मैं किया यूपीआई, मैंने जाकर बैंक में जाकर बैंक स्टेटमेंट जाकर चेक किया, तो उसमें लिखा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे कुछ लिखा था, और उतना पैसा लिखा था। तो मैं शॉक हो गया, मैंने कहा ये किस चीज़ का पैसा है यार। मैंने देखो टैक्स भी नहीं कुछ पे किया, तो रिटर्न किसका चीज़ को मिला हो गया। और ऊपर से गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट कैसे गलती हो सकती है, थोड़ा ना हो। फिर मुझे सोचा किस चीज़ किसी, फिर वैसे मैं बैठे सोच रहा था कि जब मैं कार लेने गया था, तब उन्होंने बोला था कि हम कुछ टैक्स कट कर रहे हैं, आके पैन में डिपॉजिट कर देंगे, आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं जब आप फाइलिंग करेंगे। मैं सुन लिया था, मैंने पढ़ा था, बट उतना ध्यान है, मुझे उतना ट्रस्ट नहीं था कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं है। इंफॉर्मेशन मेरे सही हो, बट मैंने उसको रियल लाइफ में कभी महसूस नहीं किया था कि ऐसा हो भी सकता है। तो मैं उतना बिलीव नहीं कर रहा था, मैंने ठीक है। बट जब मुझे ध्यान आया कि जब मैं चेक किया डिटेल्स कार की, तो उसमें सही में 11,000 समथिंग और 11 to 13 समथिंग कुछ के बीच में पैसा डिडक्ट हुआ था। और जब मैं इसमें देखा उतना ही पैसे मुझे रिफंड हुए, तब मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। जो मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया टीसीएस के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि यार जो मैं सोच रहा था कि यार फाइलिंग करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट होता है, फ्यूचर में बेनिफिट होगा। बट फ्यूचर में बेनिफिट होगा, अभी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई टैक्स तो पे नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। बट बात है कि वो रिटर्न जो पैसा आया है, वो अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं करता है ना, तो नहीं आता, अपने आप से नहीं आता, उसका रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी ही है। तो आपको लगता होगा कि आप गवर्नमेंट टैक्स आपसे ले ही रही है, बस नहीं। अगर आप वाले टैक्स पे कर स्लैब में नहीं है, जीरो टैक्स ही पे कर रहे हैं। बट अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी 10 लाख से ऊपर, उसमें कोई टीसीएस पे करा है, तो अगर उन लोगों ने डिपॉजिट किया, अगर नहीं करा तो आप उनको बोलिए, वो डिपॉजिट करेंगे कि पैन में वो टीसीएस आप फाइलिंग कर रहे हैं, तो आप वो क्लेम कर सकते हैं, आपको रिटर्न मिल सकता है। सेकेंड चीज, अगर मान लीजिए वहां पर मेरी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी जो रहती पे करने की 20,000 30,000 रहती अ, अभी, तो जब फाइलिंग करते समय मैं पे करता हूँ उस अमाउंट, तो उसमें से क्या होता है, इंस्टेड ऑफ कि वो गवर्नमेंट मुझे वो जो भी अमाउंट दी है माइनस कर देती। मान लीजिए 30,000 मुझे पे करना था, 30,000 माइनस फॉर एग्जाम्पल वो 11,000 अमाउंट था, 30,000 माइनस 11,000 कर देंगे, तो वो 19,000 रुपीज है ना, सिर्फ हमको मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। एक ही बात हो गई ना, या तो मैं गवर्नमेंट को 30,000 दूं और गवर्नमेंट मुझे 11,000 वापस करे, और या तो वो 30,000 में से 11,000 माइनस कर दे और रिमेनिंग 19,000 मुझे वापस कर, 19,000 मुझे पे करना गवर्नमेंट को। कम पे करूं या वापस, सही बात तो एक ही है, हेयर एंड देयर, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात एक ही है ना। तो ये बेनिफिट्स रहते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग के। तो मैं सबको कहूंगा इनकम टैक्स फाइलिंग करें। उससे क्या ये भी दिखता है कि आप जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, और अगर आप टैक्स नहीं भी पे करे हैं, आपके स्लैब में नहीं आते, तो भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है, कोई भी आप गलत चीज नहीं कर रहे हैं, आपका पैसा जेन्युइन है, फर्स्ट हैंड ही है, गलत तरीके से नहीं है। तो आपको फाइलिंग करना उसका फायदे, आप लोन लेने जाते हैं कहीं पर भी, तो अगर आपसे इनकम टैक्स
डिटेल्स मांगे, लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट, इनकम टैक्स फाइलिंग रिपोर्ट मांगी जाती है। अगर उसमें सब कुछ अच्छा रहा ना तो आपको लोन भी इसलिए मिल जाता है, क्योंकि वो भी आपकी चेक करते हैं कि आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड अच्छे हैं कि नहीं है। तो इन चीज़ों में भी आपको बेनिफिट्स होते हैं। तो आप 5-10 हज़ार रुपये बचाने के लिए कि क्या हो जाएगा, या फिर अगर नहीं भी हो रहा तो क्यों ही करें, नहीं। जब वो आपको लोन लेने जाएंगे वो पता चलेगा मैंने लोन लिया है, मुझे पता है कि किस लिए इम्पोर्टेंट होता है। और सेकंड चीज़ है कि मैंने कहा कि कोई अगर एक्सचेंज में 3 दिन लग भी गए तो ठीक है ना, मुझे सीखने तो मिल गया। और कौन सा मैं डिफरेंट स्टूडेंट हूँ, मतलब फाइनेंस का स्टूडेंट, मुझे खुद नॉलेज होना भी चाहिए उसके बारे में। सीखना भी तो इम्पोर्टेंट है, जो सीखा हूँ वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी तो बेनिफिट की चीज़ है। तो हर चीज़ पैसे से नहीं देखा जाता, नॉलेज भी इम्पोर्टेंट होती है। तो इसलिए इनकम टैक्स फाइलिंग जरूरी होता है, इनकम टैक्स पे करना जरूरी होता है गवर्नमेंट को। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम के बारे में आई देखिए, रेंट अलग चीज रहती है। रेंट अगर मिल रहा है आपको, उस उसमें जो उसको इनकम मानी जाती है, उसमें वो टैक्स पे करना रहता है। अगर एक्चुअल टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही, तो उसमें जब आप इनकम टैक्स फाइलिंग करेंगे तो वहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहेगा। तो अगर मान लीजिए आपको 20,000 रुपये रेंट मिल रहा है, तो आपको 20,000 रुपये डिटेल्स अपडेट कर दिए उसमें, अगर आपके अकाउंट में मिल रहा है तो। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए आपके फैमिली, वो घर के मदर के नाम, फादर के नाम किसी है और उनको पैसा मिल रहा है, तो उनको इनकम टैक्स फाइलिंग करना है, हम आपको नहीं करना। जिसके अकाउंट में पैसा आ रहा है रेंट का, उसको फाइलिंग करना है, सबको नहीं करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इनकम टैक्स फाइलिंग में उसका पैन नंबर डिफरेंट होता है। पैन तो हम्म, पैन क्या, पैन सिंपल एक नंबर होता है कि जब भी टैक्स डिपॉजिट करते हैं गवर्नमेंट को, तो पर्टिकुलर पैन में डिपॉजिट करते हैं। और वो डिटेल्स को जब भी हमारे इनकम टैक्स हो गया, आप लॉग इन करेंगे ना, तो आप मोस्टली यूजर नेम रहेगा कि मोस्टली आपका पैन नंबर रहता है, और फिर उसके बाद कैप्चा डालकर या किसी तरह भी आप लॉग इन कर सकते हैं। तो आपका यूजर नेम तक वो लोग पैन नंबर्स लेते हैं। वो यूजर पैन नंबर आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है कि आप एक रेसिडेंट पर्सन है उस कंट्री के, और आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं। तो इतने सारे मान लीजिए अश्वनी नाम के 1,000 लोग हैं इंडिया में, अब सब लोग अश्वनी डाल देंगे तो क्या पता है चले किस अश्वनी का फाइलिंग हुआ है। अब मेरा पैन नंबर अलग होगा, दूसरे अश्वनी का नाम पैन नंबर अलग, सबका पैन नंबर अलग होता है। तो वो जब भी अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि पैन को अगर सिंपल चीज में बताऊं, तो होता क्या है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय का टीडीएस काटता है, इनकम टैक्स काटता है, मैंने 10% इनकम टैक्स या टीडीएस काटा, तो और गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो अब वो क्लेम कैसे करेगा? क्लेम मतलब जैसे वो टीसीएस का रिफंड आया था, उसको भी क्लेम ही बोला जाता है। तो अगर उस एम्प्लॉय को क्लेम करना हो, कैसे करेगा? क्योंकि वो तो नॉर्मली गवर्नमेंट को पे कर दिया, वो पैसा जो गवर्नमेंट को पे करा है, पर्टिकुलर अमाउंट, मान लीजिए 2,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करा है, वो 2,000 रुपये इनकम टैक्स वेबसाइट में जाकर वो जब रिटर्न फाइलिंग करेगा, अपलोड करेगा, जिसको टीडीएस फाइलिंग भी कहते हैं, तो वहां पर उसका पैन नंबर डालेगा, उसकी डिटेल्स डालेगा, उसकी डिटेल्स पॉपुलेट होकर जाएगी, वहां पर वो अमाउंट डालेगा और पूरे डिटेल्स का अपलोड कर देगा। उससे क्या होगा, अपलोड कर देगा, जब भी वो पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए एक्स पर्सन का जो एम्प्लॉई है, 2,000 रुपये इनकम टैक्स वो कटा है, मान लीजिए 2,000 रुपये इस तरह हर महीने कटा है, 24,000 पूरे साल में, फिर उसकी टैक्स लाइबिलिटी पूरे लास्ट एंड ऑफ मार्च में होगा क्या कि मान लीजिए उसकी टैक्स लाइबिलिटी 30,000 बन रही पूरे साल की, अब 30,000 को पे करना है, बट अगर इसने 2,000 का 24,000 रुपये ऑलरेडी पे कर चुका है, तो अब उसको 30,000 नहीं पे करना। अब उसको सिंपल है कि 30,000 में से 24,000 माइनस होगा, रिमेनिंग जो अमाउंट रहेगा ना, ये कोई वर्बल चीज नहीं है। ये आप जब इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो अगर आपने ऑलरेडी जो एडवांस टैक्स पे कर चुका होगा, तो वो जो टोटल टैक्स आएगा उसमें से एडवांस टैक्स, जो भी एडवांस टैक्स में जो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, वो पे कर डिडक्ट होकर रिमेनिंग जो बचेगा उसको ही पे करना है आपको। तो इस तरह रहेगा। तो वो चीज शो इसलिए हो पाई जो -24,000, क्योंकि वो एम्प्लॉयर ने उस पर्टिकुलर पैन में डिटेल्स को अपलोड कर दिया था
टीडीएस पोर्टल में, तो ही वो इनकम टैक्स में रिफ्लेक्ट हो पाए। अगर वो डिटेल्स को अपलोड नहीं करता तो वहां पर टैक्स लायबिलिटी 30,000 ही शो करती। तो जब भी आपका टैक्स कट रहा है आप उसको एक एक्सेल शीट, गूगल शीट में अपडेट करिए, रखिए। अगर आपको कोई डाउट होता है ना, या सैलरी स्लिप्स में भी टैक्स डिटेल्स रहती है, आप अपने एम्प्लॉयर को पूछ सकते हैं कि इतना टैक्स कटा है, बट मैं इनकम टैक्स वेबसाइट पे चेक कर रहा हूँ, देखो इतना ही शो कर रहा है। आपको हो सकता है, जरूरी नहीं कि कुछ लोग जानबूझ कर रहे हो सकता है गलती से हो सकता है। मैं भी खुद फाइनेंस में हूँ, मुझसे भी कई बार गलती हुई है, बट हर चीज का सोल्यूशन रहता है, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी प्रेशर रहता है, गलतियां हो जाती हैं, दोबारा से इसको रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज उसमें। हम्म। तो ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम के बारे में डिस्कस करें। अब डिस्कस करते हैं बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। बिजनेस मतलब कोई भी अगर बिजनेस हो, कंपनीज का हो, या कोई अगर आप शॉप खोले हो, कोई भी टाइप का साड़ी की शॉप है, कोई भी टाइप की शॉप है, उसमें से इनकम आ रही है। कोई प्रोफेशन है, मान लीजिए आप कोई फ्रीलांसर हो, या कंसल्टेंसी फर्म हो आपकी, कंसल्टेंट हो, कोई आप पॉडकास्ट चलाते हैं, उससे आपको देखो डिफरेंट टाइप से इनकम्स आती हैं, यूट्यूब, फेसबुक थ्रू, अलग अलग स्ट्रीम्स में। तो ये सब भी प्रोफेशंस के इनकम्स हैं, तो ये सब भी इनकम टैक्स के अंडर आती हैं। तो जैसे मैंने बताया, शॉप, फ्रीलांस, कंसल्टेंट, डॉक्टर, अगर सीए हैं, यूट्यूब इनकम है, ये सब चीज़ें में सब में आती हैं। तो इनमें भी आपको टैक्स कटता है, आपको गवर्नमेंट टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये भी टाइप ऑफ इनकम टैक्स का एक पार्ट हो गया। ये जब आप इनकम टैक्स वेबसाइट में जाएंगे, अब जब आप इनकम टैक्स फाइलिंग करेंगे, तो जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम भी आएगा। वहां पर अगर आप बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन में है, या आपका इस तरह से किसी पैसा है, यूट्यूब से आया है, फेसबुक कहीं से आया है, सीए है, डॉक्टर है, इससे अगर पैसा आया है, आपकी इनकम हुई है, तो आपको जितनी भी इनकम हुई है आपको अपना करनी है। आपको ये दिमाग में लगाना उस समय कि मैं स्लैब में आता हूँ, नहीं आता हूँ, क्या है क्या नहीं है वो चीज। वो स्लैब वाला काम मोस्टली वो सिर्फ इनके लिए है, वो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए मोस्टली है। और वो भी वो आपको दिमाग में लगाना, वो चीज जो भी एम्प्लॉयर रहता है, वो वहां के उन लोग अच्छे से वेरीफाई करते हैं, और उसके हिसाब से चेक कर लेते हैं। हाँ, ऑब्वियसली आपको कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं कि क्यों मेरा टीडीएस कटा, क्यों इनकम टैक्स कटा है, वो आपको डिटेल्स देंगे। बट जब आप खुद इनकम टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, तो आपको जो भी डिटेल्स पूछी जा रही है इसमें, या तो आप बाहर से करवाइए कोई जेन्युइन सीए से, नहीं तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप बहुत केयरफुली करिए, अपनी डिटेल्स सारी दीजिए। उसके बाद इनकम टैक्स, अगर आपका टैक्स मान लीजिए नहीं आना चाहिए आपके हिसाब से, फिर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आप गूगल की, चैटजीपीटी की हेल्प कीजिए। अगर आपको लग रहा है फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन, तो फिर आप बाहर कोई प्रोफेशनल कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकता है। या कोई पहचान में कोई सीए है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं डिटेल्स बताने के लिए कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है कि नहीं है। कई बार होता है ना कि अमाउंट जो डालना, कहीं और डालना था अमाउंट, पर आपने कहीं और डाल दिया, इसलिए आपका टैक्स आधा बढ़ गया। वो भी चीजें होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं किसी चीज की, तो गलती हो सकती है। हाँ, तो इसलिए खुद भी इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर नहीं, आपको डाउट श्योर नहीं है, तो आप कंसल्ट करिए, बट गलत फाइलिंग मत करिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट को ये मतलब नहीं कि आपको पता है कि नहीं पता है, आपको नहीं पता, इसलिए प्रोफेशनल्स को रखना है, वहाँ फीस दीजिए आप, और अपना काम करवा लीजिए। तो मैं इसी के बारे में यही बोलना चाहूंगा। तो ये बिजनेस प्रोफेशनल इनकम का स्लैब्स, वो डिटेल्स रहती है इनकम टैक्स वेबसाइट में। उसमें ये अगर आप काम कर रहे हैं, शॉप, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, डॉक्टर, सीए, यूट्यूब इनकम, या फेसबुक या अदर सोर्सेज, तो उसमें से जो भी है, जो भी इनकम रहती है, उसको अपडेट करनी पड़ती है इनकम टैक्स वेबसाइट में। अब होता है एक और होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है कि अगर कोई भी आप एसेट बेचते हो, लाइक एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी हो गया, शेयर्स हो गया, गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, और उसमें से प्रॉफिट होता है। मान लीजिए प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी की कीमत है 40 लाख रुपए अप्रोक्स, आपने प्रॉपर्टी को बेच दिया है 60 लाख रुपए में, तो 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 20 लाख का प्रॉफिट जो हुआ, उसको
उसमें आपको डिटेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट रहेगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स नाम का एक हेड होता है इनकम टैक्स पोर्टल में ही, जब आप रिटर्न फाइलिंग करते हैं वहां पर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, एग्जैक्ट प्रॉफिट, तो आप डालिए और गलत मत डालिएगा। अगर मान लीजिए आपको नोटिस आ गया, नोटिस इसलिए नहीं आता कि आपको जेल ही पहुंचाना, नोटिस इसलिए आता है कि अगर आप बोल रहे हैं ये चीज ये है, इतना ही है, तो कह रहे हैं मैं आपका भरोसा नहीं कर रहा। इनकम टैक्स सिंपल बोलता है, कहते हैं ठीक है हम आपके घर आते हैं, आप जो बोल रहे हैं आप उसको प्रूव कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो एज पर लीगल चीज जो भी होगी वो आपको भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि डिटेल्स को बहुत केयरफुली करिए। आपको नई नॉलेज है, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइए उस चीज में कि आप ओवर स्मार्ट बनने के लिए आप पैसा बचा रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज में केयरफुल रहिए आप। शेयर्स की बात करूं, आप कंपनी के कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट्स की वीडियो में बताया था, तो उससे जो प्रॉफिट्स होता है, उस जो भी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 की चीज आपको 150 100 रुपये आप लगाए थे, उसका 150 बन गया, 50 रुपये प्रॉफिट, तो 50 रुपये प्रॉफिट में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 50 रुपये अमाउंट है, उसको भी आप इनकम टैक्स वेबसाइट में डाल सकते हैं जब आप रिटर्न फाइलिंग करेंगे। 50 जस्ट एग्जाम्पल है, वो कुछ भी हो सकता है। यानी उसके ऊपर अगर टैक्स लाइबिलिटी बनती फाइनली एट लास्ट, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। गोल्ड परचेस, गोल्ड में अगर आप परचेज कर रहे हैं, उसको अगर आप सब सेल कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसको भी अपडेट करना पड़ता है, उसमें टैक्स पे करना पड़ता है। और म्यूचुअल फंड्स भी एक शेयर मार्केट का पार्ट होता है, उसमें भी अगर प्रॉफिट होता है आपको, वो प्रॉफिट को भी आपको अपडेट करना पड़ता है इनकम टैक्स वेबसाइट में, ताकि फाइनली पता चल सके कि एक्चुअल में कितना टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, क्योंकि एट लास्ट ये आपकी इनकम ही है। प्रॉफिट मतलब क्या, अगर मैं इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, आपको थोड़ा ना पता कि देखो एक आम जनता को प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, क्या चीज है उसमें। एट लास्ट घूम फिर कर 100 रुपए की चीज अगर 150 में बेच दी या फिर आप बेची है, आपको 50 रुपए एडिशनल पैसा मिल गया, तो अपन तो पैसा ही बोलते हैं ना। प्रॉफिट वॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तो कंपनी की लैंग्वेज हो गई, उनको अकाउंट में तो पैसा ही आया ना, एडिशनल 50 रुपए, तो वो जो 50 रुपए आया वो इनकम रहेगी। इनकम टैक्स, जो टैक्स में शुरुआत में बोला, टैक्स में जो इनकम लगता है ना, उसको इनकम टैक्स बोला जाता है। तो 50 रुपए भी आपकी इनकम ही हो गई। तो इनकम जो भी हो गई ना, उसमें टैक्स, इसलिए आपको डिटेल्स वो 50 रुपए अपडेट करनी है। और ये सब चीजों को कैपिटल गेन टैक्स बोला जाता है। ये इसका भी एक हेड होता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम टैक्स की वेबसाइट में ही जब आप फाइलिंग करते हैं। इसके एक और पांचवा हेड होता है अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस जो इन सोर्सेस में नहीं आता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस भी होता है, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। और अगर वेबसाइट नहीं, अब जाकर वेबसाइट में भी जाकर चेक कर सकते हैं, जब रिटर्न फाइलिंग करेंगे आप करिए। आपको डाउट हो तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा किस तरह करा जाता है, बट आप रिटर्न फाइलिंग करिए एक बार, और आपको पता चलेगा कि मुझे मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली वो सही है कि नहीं है। वो खुद देखिए, क्योंकि पढ़ाई अलग चीज होती है, मैंने खुद वो चीज करी है, मुझे इसलिए पता है चीजें। तो आप भी उसी चीजों को बिलीव करें। मैं भी ऐसी गूगल में चैट जीपीटी भरोसा नहीं रहता, मैं जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ या आप लोगों को बोलता हूँ, उसको जाकर वेरीफाई करिए कि वो सही है कि नहीं है, पढ़ाई के बेसिस में नहीं, एक्चुअल में। सिंपल सी बात है, चाहे वो जीएसटी हो, टीडीएस हो, इनकम टैक्स हो, अब इस तरह का गवर्नमेंट ने कर दिया कि बहुत ट्रांसपेरेंसी है, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं वेबसाइट में जाकर ही। अदर सोर्सेस क्या होता है, जो इनकम किसी और कैटेगरी में ना मिले उसको अदर सोर्सेस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट हो गया, लॉटरी, गिफ्ट्स, एफडी इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट, कोई भी टाइप का इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट इनकम हो रही है आपकी, लाइक फॉर एग्जांपल एफडी से इंटरेस्ट मिला आपको, सेविंग अकाउंट, एफडी के बारे में डिस्कस किया था कि अगर आप पर्टिकुलर अमाउंट 1 साल के लिए फिक्स कर देते हैं बैंक में एज एफडी, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। 1 लाख रुपए जमा करा, आपको मान लीजिए 7% इंटरेस्ट मिला उसमें एफडी का, तो 1,07,000 रुपए हुआ। तो जो 7% इंटरेस्ट मिला है, 7,000 रुपए, उसमें आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। उसमें
टैक्स आपको पे करना पड़ेगा एफडी। वो टैक्स ऐसे पे करना पड़ेगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट जाकर पे नहीं करेंगे। जब रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एफडी वाले कॉलम रहेगा, उसमें आप लिख सकते हैं कि आपको इतना हुआ है, इंटरेस्ट आपको मिला है, टैक्स कितना कटा है वो सब आपको दिमाग में लगाना है। इंटरेस्ट कितना मिला है, एक्चुअल अमाउंट जो आपको बैंक में मिला है, आप बैंक से एफडी स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं, खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। जाकर कोई भी बैंक है उसका जो ऐप रहता है उसमें एफडी जब आप डिपॉजिट करते हैं तो उसमें एफडी स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं। तो आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा था कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था और एफडी अमाउंट कितना था। तो वो जो एफडी का इंटरेस्ट अमाउंट कितना, तो इंटरेस्ट अमाउंट जो भी रहेगा टोटल कर आप उसको अपडेट कर सकते हैं। कोई भी गिफ्ट्स मिल रहे हैं उससे अगर इनकम मिल रही है तो उसको उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। और अगर लॉटरी अगर आप खेली है उससे अगर इनकम आ रही है वो भी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। उसके हिसाब से वो वेबसाइट, इनकम टैक्स वेबसाइट चेक कर लेगी कि आपको इनकम टैक्स पे करना है कि नहीं करना। उसके बाद एक लास्ट चीज आती है कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में सब इनकम को ऐड करना। अब इनको ऐड करना जितने भी होते हैं कि शुरुआत में जितने बताया कि सैलरी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता है, और कौन कौन से होते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये सब को ऐड करने के बाद एक ग्रॉस टोटल इनकम बनती है। ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है, उसके बाद जब ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है तो आपकी फिर टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है कि आपको टैक्स को पे करना है कि नहीं करना, तब पता चलता है। लाइक फॉर योर सैलरी अगर आपकी 5 लाख रुपए है, रेंट 1 लाख रुपए पे करते हैं और एफडी इंटरेस्ट है 50,000 रुपए, तो टोटल इनकम हो गई 6,50,000 रुपए। ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। ये टोटल ग्रॉस टोटल इनकम भी शो होगी, क्योंकि कभी कभार क्या रहता है कि हमको जो आपको क्या रखता है कि जो भी आपको कंपनी पैसा दे रही सैलरी से या आपका बिजनेस का पैसा आ रहा है ना वही आपकी इनकम है, ऐसा नहीं है। इनकम के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जैसे मैंने बताए थे अभी ऊपर, अभी भी इतने डिटेल्स बताई आपको, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज रहते हैं, ये भी आपकी इनकम है, इसको भी शो करना रहता है। तो सब सारे सोर्सेज से जब इनकम ऐड होती है उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। जो सैलरी बस से आ रही है वो सैलरी इनकम रहेगी, और जो सारे सोर्सेज से आ रही है उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है। अब बात करते हैं टैक्सेबल इनकम की। अब गवर्नमेंट कुछ डिडक्शंस देती है, अलाउ करती है, ये भी आपको जब इनकम टैक्स फाइलिंग करेंगे उसमें शो होता है। तो कुछ डिडक्शन देती है, कुछ रिडक्शन मतलब कुछ रिलीफ देती है कि अगर आप इस सेक्शन में आ रहे हैं तो आप कुछ रिलीफ होगा, कुछ टैक्स में आपको कम पे करना पड़ेगा, नहीं पे करना पड़ेगा। कुछ सेक्शंस होते हैं 80C, 80D, 80G। इन डिडक्शंस को जब माइनस कर जो भी इनकम बचती है उसको टैक्सेबल इनकम कहा जाता है। तो अगर मैं 80C की ही बात करूँ तो 80C मतलब होता है जो भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ये सब करवाया है, एफडी में इंटरेस्ट पे किया है, तो उसमें अगर आपने ये करा है उसकी डिटेल्स अगर आप जब अपलोड करेंगे तो उसका भी एक लिमिट रहती है कि अब 1,50,000 अमाउंट समथिंग की रहती है वो। तो जो भी आप ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से अगर आपको ये रिलीफ होगा माइनस पर्टिकुलर सेक्शंस में जिसके अंदर भी आप आते हैं, तो जो अमाउंट बचेगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम रहेगी। ग्रॉस टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं रहेगी। बट ये ओल्ड रिजीम में आता है। ओल्ड रिजीम मतलब पहले जो क्या था कि हर साल टैक्स स्लैब्स चेंज होते थे, ऑलमोस्ट हर साल है। तो ओल्ड रिजीम में क्या रहता था कि जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम रहती थी, तो गवर्नमेंट क्या रहती थी कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, आप अगर मान लीजिए शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, लाइफ इंश्योरेंस लिया है, व्हीकल इंश्योरेंस लिया, डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस लिए हैं, इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, तो अगर आप इस तरह की चीज बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिसमें ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं, तो गवर्नमेंट आपको रिलीफ करती है
कि एक पर्टिकुलर अमाउंट मान लीजिए 1,50,000 रुपीज या पर्टिकुलर अमाउंट तक आपको टैक्स नहीं पे करना है। मतलब क्या, मान लीजिए बोला 6,50,000 रुपये टोटल इनकम थी, हाँ ग्रॉस टोटल इनकम थी, उसमें से अगर 1.5 लाख रुपए इसको माइनस कर दिए इंसेक्शन के थ्रू, एग्जाम्पल के लिए 1.5 लाख माइनस कर दिए, कितना बचता है 5 लाख रुपए। तो आपकी 5 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम बचेगी, ना कि 6,50,000 रुपए। ये ओल्ड टैक्स रिजीम में था। बट न्यू टैक्स रिजीम क्या हो गया है कि अब क्लियरली, जैसे मैं शुरुआत में वीडियो को बोला था कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, तो न्यू टैक्स रिजीम में क्या रहता है, वो एक्चुअल में सही है। 12 लाख रुपए तक आप कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बट 12 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा तो उसमें आपको टैक्स लगेगा। इसमें भी आपको रिबेट मिलता है अराउंड 75,000 रुपीज का, 60 to 75,000 के बीच में आपको रिबेट मिलता है। तो अप्रोक्स 12,75,000 तक की अगर आपकी इनकम है नियर बाय, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके ऊपर जो भी टैक्स रहेगा वो आपको एज पर स्लैब आपको देना पड़ेगा। तो ये रूल है। बट इसमें अच्छी चीज है कि अगर आपकी 12 लाख तक इनकम है, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। बट नेगेटिव चीज क्या है कि इसमें आप वो जो प्रूफ्स हैं जितने भी, अगर आप मान लीजिए शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आप इसको ये नहीं शो कर सकते हैं। ये एक नेगेटिव चीज है। मुझे इसमें और डिटेल में जाना पड़ेगा ये क्या शो कर सकता हूँ, पर जितना मैंने पढ़ा था शायद तक एनपीएस था, बट मैं श्योर नहीं हूँ। मैं उसके बाद फिर से पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा आगे वाले वीडियो में। बट मैंने जितना भी पहले बहुत पहले पढ़ा था उसमें कहते हैं कि अगर आप एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, उसका बस रिलीफ मिलता है। बाकी उसके अलावा अगर आप किसी भी चीज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो न्यू टैक्स स्लैब में आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। उसके बाद जो डायरेक्टली आपको स्ट्रेट अवे टैक्स लग जाएगा। बट फिर भी अगर मैं खुद सैलरी रिलीज करता हूँ, मैं कंपेयर किया हूँ, ऑब्वियसली पेरोल टीम है जो टैक्स कैलकुलेट करती है, बट फिर भी मैंने ऑब्जर्व करता रिपोर्ट्स को पे करते समय, तो मैंने देखा है कि अगर सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो जब पुराने स्लैब से जब टैक्स कट रहा था और नए टैक्स में स्लैब कट रहा है, तो टैक्स तो दोनों तरफ पे करना ही पड़ता था कहीं ना कहीं है। बट बात है कि विदाउट प्रूफ भी अगर आपका टैक्स कट भी रहा है ना, तो जो अमाउंट है, अगर मैं बताऊं टैक्स का, वो पुरानी स्कीम से थोड़ा कम ही है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये था। तो कहीं ना कहीं वो नई वाली स्कीम बेनिफिटेड है। बट आपको लगेगा, देखो बात है कि टैक्स बहुत ज्यादा हो रहा है, हमको रिलीफ नहीं मिल रहा है, वो चीज। बट मैंने कहा बहुत कम है, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हैं, कम है। बट बात है यहाँ कुछ ना कुछ तो वहां पर बेनिफिट ये था कि आप जो भी इन्वेस्ट करते थे उसमें से आपको रिलीफ मिल जाता था। बट आपकी बात थी कि वहां पर 12 लाख का कुछ इस तरह का नहीं था, यहाँ स्टेट अवे फ्लैट 12%, 12 लाख बोल दिया गया है कि 12 लाख रुपए जीरो टैक्स, 1 रुपया टैक्स नहीं भरना। वहां पर इस तरह रहता था कि अगर आपकी 7-8 लाख रुपए इनकम है, 9 लाख रुपए इनकम है, भले आप कितना भी सबमिट कर दें, फिर भी कुछ भी कमी रहेगी तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। भले 5-10 हजार भी जा रहा है तो दर्द होता है एक आम जनता को। तो टैक्स और टैक्स होता है, तो वहां पर फ्री पे करना पड़े। यहाँ पर अच्छी चीज है कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। तो अगर ये बेनिफिट है, तो कुछ चीजें डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं ना, कि आप कुछ भी चीज डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हैं उसको नहीं कर सकते। तो ये नेगेटिव पार्ट है। बट अच्छी चीज मुझे लगी 12 लाख तक, क्योंकि सबकी सैलरी कोई 25 लाख 40 लाख रुपए नहीं होती। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज की सैलरी 12 लाख या उससे नीचे ही रहती है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है। अगर कोई ज्यादा कमा रहा है, तो अगर फिर उसको टैक्स पे करे, उसको में गलत क्या है? तो गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है, अपन के लिए अच्छी बात है, गवर्नमेंट उस चीज को सही जगह इन्वेस्ट कर पा रही है पैसा को, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, डिफेंस में या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अच्छी बात है ना, तो कोई गलत बात नहीं है अगर इनकम टैक्स उसमें कट रहा है तो। तो ये एग्जाम्पल था। अब मैं स्लैब रेट्स की बात करूं, तो न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स रेट्स जो 2026 के हैं, तो उसका क्या है, 0.3
0 to 3 lakh 0%, 3 to 6 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20% और above 15 lakh 30%। ये लेटेस्ट स्लैब्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि अगर 0 to 3 लाख है तो आपका तक की इनकम है एक फाइनेंशियल ईयर में तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 to 6 लाख है, अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम स्लैब्स की बात करूं और मान लीजिए अगर आप उसमें आ रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजीम लिए हैं 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब आपके मन में एक चीज आया हुआ है, मेरे मन में भी था, इसलिए मैंने जाकर रिसर्च करी, वीडियोस देखे, तब जाकर समझ में आया कि सर आपने ये बोला था कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो ये क्या है? 3 से 6 में 5%, 6 से 9 में 10%। देखिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, इसीलिए इसमें 9 से 12 लाख रुपए 15% तक यहाँ तक कुछ नहीं देखा जाएगा। ठीक है, बट जैसे 12 से 15 लाख 20% जो लिखा है, अब क्या होगा जब भी जैसे आपकी क्रॉस मान लीजिए आपकी इनकम है 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए आप मान लीजिए इनकम है, जैसे अब 15 लाख रुपए 30% लग रहा है, आपके 20 लाख रुपए इनकम है, तो क्या स्टेट अवे 30% कट जाएगा? क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है ना कहीं यहाँ पर अब 15 लाख रुपये 30%। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ा हिट रहेगा। गवर्नमेंट आपको इतना ज्यादा इरिटेट नहीं करना चाहती कि आपसे एकदम से इतना बड़ा पैसा निकाल दे, क्योंकि बहुत मेहनत की कमाई है, तो वो सोच समझ कर ही स्लैब्स वाइज देती है। इसीलिए स्लैब्स बने हैं ताकि एक हमको टैक्स भी मिल जाए और हमको इतना ज्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो होगा क्या, कैसे कैलकुलेट होगा? जो भी 3 to 6 लाख में, अगर 0 to 3 लाख तो कुछ नहीं है, 0% है, 3 to 6 लाख में 5% जो है, तो 3 to 6 लाख मतलब कितना अमाउंट? 3 लाख रुपए। 3 से 6 लाख के बीच का अमाउंट कितना होता है? 3 लाख रुपए। शुरुआत की 20 लाख में, शुरुआत के 3 लाख रुपए में क्या हुआ? 5% घटा। ठीक है, तो 3 लाख का 5% जितना भी होता है वो एक अमाउंट हो गया। उसके बाद होगा सेकंड है 6 से 9 लाख रुपए। आप एक कैलकुलेट करते जाएगा, 3 लाख रुपए माइनस कर चुका है मैंने, 3 लाख रुपए 3 to 6 लाख रुपीज में, मतलब जो डिफरेंस अमाउंट था 3 लाख था, उसमें 5% इनकम टैक्स कट गया। ठीक है, तो 20 में 3 माइनस हो 17 लाख रुपए। अब 17 लाख में कैलकुलेट करेंगे। अब सेकेंड स्लैब आता है 6 to 9 लाख। 6 to 9 लाख के बीच का डिफरेंस क्या है? 3 लाख रुपए। 6 to 9 लाख के बीच में क्या होता है? 9 - 6 = 3। 3 लाख रुपए में कैलकुलेट, तो बैलेंस 3 लाख में कितना कटा? 10%। अब कितना बचा? 20 - 3 17, 17 - 3 14, 14 लाख बचे अभी भी हैं, 14। अब उसके बाद स्लैब है 9 to 12 लाख, उसमें 15% कटेगा, तो 9 to 12 कितना होता है? फिर 3 लाख। अभी उसमें क्या कितना कटेगा? 15%। तो शुरुआत में क्या था? 20 लाख, 20 लाख में 3 माइनस हुआ 17, 17 में 3 माइनस हुआ 14, 14 में 3 माइनस हुआ 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए हो गए। फिर एक और है 12 से 15 लाख में 20% कटेगा, तो 12 से 15 लाख रुपए 20% कटेगा, तो फिर होगा क्या कि ये भी 3 लाख रुपए है। लास्ट में क्या बचा? 11 लाख बचा। 11 लाख पे 3 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचा? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए। तो इस तरह अगर स्लैब्स कैलकुलेट कर कर फाइनली जो टैक्सेबल इनकम आएगी, तो उसके हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जस्ट 1 मिनट है। इसको समझने का और एक और इजी तो मैं ट्राई करके समझाता हूँ। जैसे मान ली 20 लाख रुपए इनकम थी आपकी, तो 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं था। तो अगर मैं इसमें देखूं 12 से 15 लाख रुपए के बीच में कितना बचा? 3 लाख रुपए। तो जो मैंने बताया था आप रिपीट में जाकर चेक कर सकते हैं, उसको वो बहुत सिंपल लेवल था। एक बार और मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि 0 to 3 लाख रुपीज में 0% कटता है।
3 से 6 में 5% कटता है, 6 से 9 में 10%, 9 से 12 लाख में 15% और 12 से 15 लाख में 20%, और वो 15 लाख में 30% कटता है। तो जो भी स्लैब है उसको माइनस करते रहिए, और टोटल क्या 20 लाख रुपए है। पहले स्लैब से 0% छोड़कर जो भी जहां परसेंटेज लिखा है, 5, 10, 15, 20, 30% लिखा है, उसमें से वो माइनस करते रहिए। 3 से 6, 6 से 9 में जो 3-3 लाख रुपए है वो माइनस करते रहिए टोटल में से, और फाइनली जो निकलेगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, 10 लाख का एग्जांपल लेता हूँ और इजी थोड़ा समझने के लिए, कि जैसे मैंने बताया फर्स्ट 3 लाख में जीरो लगेगा, नेक्स्ट 3 लाख रुपए जो अमाउंट है 3 to 6 में 5% लगेगा, तो अमाउंट क्या होगा 10 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 रुपये होगा। 3 लाख इंटू 5%, 15,000 रुपये। 6 से 9 लाख के बीच में कितना लगेगा 10% टैक्स, तो इसमें भी 3 लाख रुपए, 3 लाख का 10% कितना 30,000 रुपये होता है। नेक्स्ट 1 लाख रुपीज जो बचा, हाँ, उसमें 15% टैक्स लगेगा, क्योंकि वो 10 से ऊपर वाले में है, तो उसमें 15%, तो टोटल टैक्स क्या हुआ 60,000 रुपये हो गया। ये मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूँ। ये टोटल टैक्स 60,000 रुपये हो। इसमें एक रिबेट की अगर मैं बात करूँ तो रिबेट आता है अंडर सेक्शन 18(7)(a) के अगेंस्ट में आता है, तो उसमें क्या रहता है कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो क्या होगा कि आपका टोटल टैक्स बना था 60,000 रुपये, बट 7 लाख रुपए तक का अगर इनकम है, आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा उसमें से, तो आपका टैक्स जीरो ही हो जाएगा। इनकम अगर आपकी 7 लाख रुपए है तो टैक्स आपको जीरो पे करना पड़ेगा। अगर ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करो, उसमें डिफरेंट टाइप के डिडक्शंस होते हैं, डिडक्शंस मिलते हैं। 80C, 80D, HRA, LTA, होम लोन इंटरेस्ट, बट टैक्स रेट थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ये सब डिडक्शंस मिलते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि मान लीजिए आपकी टोटल ग्रॉस इनकम है, उसमें से आपको कुछ रिलीफ मिल रही है, तो वो जो रिलीफ थी वो न्यू टैक्स रिजीम की थी, अभी ओल्ड टैक्स रिजीम की ये रिलीफ्स है। अब ओल्ड टैक्स स्लैब जो थे उसके बारे में 0 to 2.5 लाख के 0% टैक्स लगता था, 2.5 to 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, और अबाउट 10 लाख रुपए 30%। कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। मुझे यहाँ पर 12 लाख का कोई मतलब नहीं रहता, यहाँ पर आपकी इनकम जितनी है उसके हिसाब से कट डिडक्ट होता है, कोई भी इनकम हो आपकी। तो अगर कोई रिबेट मिल रहा है तो अच्छी बात है, रिबेट नहीं मिल रहा है तो फिर आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। रिबेट रिबेट मत रिबेट मिलता हो। सेकंड चीज, अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, रिबेट तो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। अगर मैं कंपेयर करूं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को, तो ओल्ड टैक्स न्यू रिजीम में क्या रहता है, लोअर टैक्स रेट्स हैं, नो डिडक्शंस रहते हैं, कोई डिडक्शंस नहीं, 12 लाख रुपए तक। और ओल्ड रिजीम में बहुत सारे डिडक्शंस रहते थे, बट हायर टैक्स रेट होते थे। ये डिफरेंस बस रहता था, क्योंकि अगर आप मैं कंपेयर भी करूं इस चीज को, कि इसमें अबव 10 लाख रुपए 30% थे ओल्ड टैक्स रिजीम में, और नई टैक्स रिजीम में अबव 15 लाख रुपए 30% थे। डायरेक्ट 5 लाख का डिफरेंस आ गया। 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है मिडिल क्लास के लिए। तो ये चीज फायदे हैं न्यू टैक्स रिजीम के। अब इस तरह का गवर्नमेंट चॉइस देती है कि आपको किसमें यूज करना है, बट अगर आपने कुछ नहीं बोला है तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट गवर्नमेंट मानती है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम ही चाहिए। तो अगर आपने कुछ भी कंपनीज में अगर काम कर रहे हैं, तो अगर आपने फिर कहीं पर भी काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस प्रोपोजन कर रहे हैं, इनकम टैक्स को डायरेक्टली बताना हो पोर्टल के थ्रू, या फिर आप कंपनीज में बताना है, तो अगर आप नहीं बता रहे कुछ भी, तो डिफॉल्ट माना जाएगा कि न्यू टैक्स रिजीम ही है।
तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही ठीक रहेगा। तो ये पूरा इनकम टैक्स का वीडियो था। अगर आपको कोई डाउट हो कोई भी चीज़ का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं पूछने के लिए। मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की बहुत सिंपल लैंग्वेज में। कोई भी डाउट हो प्लीज़ 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 कमेंट करिए, प्लीज़, और मुझसे पूछिए, क्योंकि मुझे नहीं हो सकता है कि कोई आपको इन्फॉर्मेशन लगा, हो सकता है आपको ज़्यादा नॉलेज हो इस टॉपिक का। आपके पास कोई प्रूफ हो, आपको लगता है कि मेरे से कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो गई है, तो आप मुझे बोलिए पोलाइटली, प्लीज़, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कोई नेगेटिव कमेंट्स मत करिएगा, पोलाइटली आप बोलिए सर आपसे आपने ये चीज़ बोली थी बट लॉ के हिसाब से ये चीज़ है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट कर उसको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो सकती है, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, और मैं इन जनरल इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कि ये जो वीडियो से वह सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ या कोई और पर्पज़ के लिए नहीं है। तो इस चीज़ को आप जो भी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ उसको एक बार वेरीफाई ज़रूर करें, वैसे भी वेरीफाई करें, क्योंकि अगर कोई सीए भी बोल रहा है ना, कोई भी बोल रहा है दुनिया में, उसकी बात नहीं मानना, क्योंकि वो भी कहीं से पढ़कर ही बोल रहा है, वो भी सुनी सुनाई बातों में बोल रहा है। तो वेरीफाई करना है, 10 बार वेरीफाई करना हो। अगर आप चैट जीपीटी में जाकर सर्च करते हैं कोई भी चीज़ के लिए, मैं खुद अगर कभी चैट जीपीटी से पढ़ता हूँ तो उसको 5-10 बार प्रॉम्प्ट देता हूँ, शेयर द बेस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। इतनी बार तो हुआ है कि अगर फेसबुक पोस्ट में कहीं पर कोई चीज़ मुझे किसी और के फेसबुक पोस्ट में समझ में आई, मैं उससे कोई अपना कंटेंट बना रहा हूँ फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस की तो चीज़ वो मैं गूगल में मिल जाएगी, बट मुझे अच्छा लगा इसलिए कि मैं कुछ कंटेंट बना रहा हूँ। मैं कितनी बार उसको 4-5 बार प्रॉम्प्ट दिया हूँ। मैंने बोला 100, जब मैं बोला कि इसे इतना पूछा इज दिस इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट, तो उसने बोला कि नॉट 100%। मैं खुद शॉक हो गया था कि यार लोग ऐसे डाल देते हैं, एक्यूरेट तक नहीं है। मैंने बोला कि शेयर द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऐसे 3-4 बार करा। जब फाइनली बोला 100% एक्यूरेट, तो वो टीडीएस की कोई रिलेटेड थी। मैंने बोला एज पर इनकम टैक्स लॉ विच सेक्शन, एज पर विच सेक्शन दिस इज एक्यूरेट। उसके बाद जाकर उसने जब डिटेल्स दी ना पूरी वेबसाइट के थ्रू, हर चीज डिटेल्स दी कि किस लिए एक्यूरेट है हर चीज, तब जाकर मैंने माना कि वो एक्यूरेट है। ऐसे ही मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों में भरोसा मत करिए। आपको कोई डाउट हो, आप जो भी मैं कर पढ़ा रहा हूँ सुनिए, खुद जाइए वेरीफाई करिए। 10 बच्चा चैट जीपीटी हो या गूगल में कहीं पर वेरीफाई करिए, खुद से वेरीफाई करिए। अगर आपको लगता है मैं पढ़ा रहा हूँ सब सही है, ठीक है। अगर डाउट लगता है कोई भी चीज़ का कि सर ये गलत है ये चीज़, तो आप पोलाइटली बोलिए, मैं उसको करेक्ट करूंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 100-1000% सही इन्फॉर्मेशन दूँ, बट गलतियाँ हो सकती हैं। हो सकता है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कोशिश करें। मुझे बिल्कुल भी ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बिल्कुल इस तरह के हों। मैं कोई नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं बोलूंगा, बट जो होता है ना कि बिल्कुल ऐसे कुछ लगा दिया है और बोला कि ये करने के लिए तो कर रहे हैं बस, नहीं। मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो अपना खुद का दिमाग लगा, भगवान ने किसी लिए दिया है। आजकल तो एआई है, चैट जीपीटी, आप जाकर वेरीफाई करिए, 10 बार उसको वेरीफाई कर देखें, उसके बाद मानिए। मेरे को अच्छा लगेगा कि अपन लोग सब स्मार्ट होंगे, तो मेरे को चैलेंजिंग लोग पसंद आते हैं, कि जो पोलाइटली, हार्श नहीं, लड़ना नहीं यहाँ पर किसी से भी, ना मुझसे ना किसी से भी, पोलाइटली कमेंट करके पूछें, और विद प्रूफ पूछें, विद रिसर्च पूछें। ऐसा नहीं एकदम से आकर पूछ ले कि ये गलत है सही है, विद प्रूफ। क्योंकि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो, क्योंकि मैं खुद फिगर आउट कर रहा हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज कैसे गेन कर सकता हूँ खुद के लिए भी, और वो जो इन्फॉर्मेशन मैं गेन कर रहा हूँ वो आपके थ्रू भी तक जा सके। क्योंकि अगर आप, कोई एक भी निकल कर आता है बोलता है कि सर ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, या आपने ये चीज़ देखो गलत तरीके से बोली है, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसको जाकर वेरीफाई करूंगा। उससे क्या, वो कमेंट्स देखा क्या होगा, बाकी लोग जो भी रहेंगे वहां पर है ना, उन लोग भी रिसर्च करेंगे। एट लास्ट क्या हुआ, ये हेल्दी डिस्कशंस होते रहेंगे मान लीजिए कंटिन्यूसली कमेंट्स में, तो होगा आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, मेरी, बस सबकी नॉलेज बढ़ेगी।
फालतू क्या कर रील्स देखना, टाइम वेस्ट करना, उससे अच्छा तो नॉलेज बढ़ाइए ना। उससे आपकी जॉब भी लगेगी, आप भी अपना यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हैं, आप सबको फायदा होगा। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि आप थोड़ा पढ़ाई करिए, रिसर्च करिए। कमेंट्स करना है तो सर नाइस वीडियो, ये या किसी के वीडियो में जाकर नाइस, ये सब लिखने से मतलब नहीं है। कमेंट करना तो रिसर्च करिए और विथ प्रूफ, 100% एक्यूरेट। थोड़ा बहुत इधर उधर हो चलेगा, शेयर करिए जाके सबके लिए बनेगा। कोई पर्सनल मैसेज करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ वो कमेंट्स में आए सबके थ्रू। तो मैं कमेंट्स में ही वेरीफाई करूंगा और वेरीफाई कर उसको कमेंट्स में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हम्म, और अगर सॉरी, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगा हो कि मैं एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आप लोग एक उम्मीद लेकर इस चैनल में आते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए पहले से सॉरी बोलना चाहूँगा, अपॉलॉजी। क्योंकि ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक हो सकती है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये चीज़ बोलने के लिए। बट मुझे इंटेलिजेंट पीपल चाहिए। जो भी लोग मेरे को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, सिर्फ वो ही करें जो अपना खुद का दिमाग लगा सकते हैं। मेरे को कोई भी ऐसे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स नहीं चाहिए जो ब्लाइंडली मेरे पर, मैं किसी और बात मेरे पर भी ट्रस्ट करें। नहीं, मेरे को चैलेंजिंग लोग पसंद आते हैं जो खुद रिसर्च करें और उसके बाद पढ़ाई करें, आए मेरे वीडियो में कमेंट करें, इस चीज़ को और बेनिफिट कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा सजेशन है जिससे मैं अपने वीडियो को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ को और इम्प्रूव करूँ। क्योंकि एट लास्ट ये काम जो भी है, पर्सनैलिटी हो, कम्युनिकेशन और नॉलेज हो, तीनों चीज़ मैं अपनी इम्प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ। और ये इम्प्रूव करते करते अगर कोई अच्छी चीज इंफॉर्मेशन आपके पास थ्रू जा रही है ना, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। और मैं सेम चीज़ चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब बनाना चाहते हैं, पर मैं डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये लोग कुछ भी बोले तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहता हूँ अगर मेरे वीडियो में लोग बोले, बट विथ प्रूफ बोले, विदाउट प्रूफ नहीं। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास प्रूफ हो, मेरा प्रूफ गलत हो सकता है, मैं कह सकता हूँ, बट मेरा प्रूफ विदाउट प्रूफ मैं बात नहीं करता। तो मैं नहीं कह रहा मेरे को ट्रस्ट करें, आप भी प्रूफ लाइए। और ताकि प्रूफ इसलिए नहीं कि चैलेंज करने का, प्रूफ इसलिए ताकि वो प्रूफ देखकर बाकी लोगों की नॉलेज बढ़ सके और बाकी लोग ग्रो सके। वो इंफॉर्मेशन से अगर किसी का इंटरव्यू है तो जाकर वो पढ़ सके और उसके लिए इजी हो थोड़ा सा। क्योंकि कभी कभी इतनी सारी चीज पढ़ना इंटरव्यू से दिक्कत होती है। इससे बेटर कि वो पर्सन कोई भी पर्सन जो इंटरव्यू देने जा रहा है या ये तैयारी कर रहा है तो उसको हेल्पफुल हो सके। क्योंकि मैं भी किसी के वीडियोस देखता हूँ वो चीज, तो मेरे को यूजफुल लगते हैं। ऐसे ही कोई मेरे वीडियोस देखकर नॉलेज मिल रही है, तो अगर आपको नॉलेज मिल रही है, आपको लग रहा है कि आपको जेन्युइन सब कुछ है, तो आप प्लीज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप उसमें जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड नाम से। और अश्वनी बघेल के नाम से अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड नाम से फेसबुक चैनल्स भी हैं। तो आप वहां पर भी जाकर वो फॉलो कर सकते हैं मुझे, ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, है ना। और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों को जिनको नॉलेज है, क्योंकि ये वीडियो टाइम पास के लिए नहीं है, ये कोई मैं रील नहीं बना रहा हूँ कि आपके इंजॉयमेंट के लिए। ये है नॉलेज पर्पज के लिए ही वीडियो है, वो भी फाइनेंस की और अकाउंट्स की बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो आप प्लीज शेयर करिए ताकि उनको सिंपल लैंग्वेज समझ सके। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स होते हैं कि लोग पीएचडी लेवल पर समझाते हैं, लोग समझाते सही हैं पर पीएचडी लेवल पर। बट जो बच्चा 11th क्लास में अभी आया है, उसने साइंस पढ़ा है पर उसको कॉमर्स मिल गया है, तो कॉमर्स नहीं जाना था परसेंटेज के कारण, उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझना है। या कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसको कॉमर्स में आना है, वो कैसे समझेगा। इसीलिए सिंपल लैंग्वेज है। तो आप कमेंट्स में भी जब लिख रहे हैं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज बात करें कि ताकि सिंपल आम भाषा में सबको समझ में आए। क्योंकि जो मैं आज इनकम टैक्स बताया हूँ, इनकम टैक्स बहुत सारे लोगों को कटता है, टैक्स बहुत सारे लोग कटता है, बट किसी को नॉलेज नहीं आती कि उसको रिफंड भी लिया जा सकता है, क्या करा जा सकता है। तो जो भी रिलीफ की बात मैं कर रहा था, कोई भी चीज 12 लाख की बात करूं या 80C सेक्शंस की बात करूं, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता। तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय हो या कोई बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है, तो उनका वो एडिशनल टैक्स पे कर देते हैं,
बेचारे गलती से विदाउट नॉलेज। इसलिए मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज, ताकि वो ये हेल्प ले सकें। बट आप जो करते समय तो एक प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। बट अगर आप प्रोफेशनल की हेल्प भी ले रहे हैं तो आप उस पर भी ट्रस्ट नहीं करिए। आप उनको बोलिए, बट आपको जो कर रहा है पता होना चाहिए कि उसने कहा है कि इतना टैक्स पे कर रहा है, तो आप उनको बोलिए कैसे कर रहे हो, एटलीस्ट शॉर्ट में तो बताओ। सिंपल सी बात है ना। पर आप उतना क्वेश्चन करने के लिए आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। वो बेसिक्स पता होने के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप फॉलो सब्सक्राइब करिए डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में जाकर, यूट्यूब, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज के लिए फिलहाल थैंक यू, एंड अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करिएगा। और मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। अगर आप अच्छे इंसान बन गए तो बाकी चीज़ें हैं, चाहे वो टैक्स हो, कोई भी चीज़ हो, कंट्री डेवलपमेंट हो, कोई भी, वो अपने आप हो जाएगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी आप अच्छे हैं ही। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू।